हेलो। ये CUET बैच का एनिमल डाइवर्सिटी का सेकंड बैच है, सेकंड क्लास है, जिसमें हम एनिमल टेक्सोनॉमी के बारे में बात करेंगे। पहले क्लास में आप लोगों को हमने बता दिया था कि एनिमल किंगडम को कई सारे भागों में बांटा गया, कई सारे बेसिस पे डिवाइड किया गया है। अभी जैसे हमने पिछले वाले क्लास में आपने देखा था कि एनिमल किंगडम को हमने बताया था आप लोगों को कि एनिमल किंगडम जो है वो लार्जेस्ट किंगडम है और इसके पास करीब करीब 1.2 मिलियन स्पीसीज पाए जाते हैं। और एनिमल किंगडम को पहली बार एरिस्टोटल ने क्लासिफाई किया था और दो भागों में क्लासिफाई किया था। एक का नाम एनेमा था, दूसरे का नाम इनेमा था। एनेमा का मतलब आरबीसी एब्सेंट और इनेमा का मतलब आरबीसी प्रेजेंट था। इनेमा को दो भागों में बांट दिया गया, वीवीपेरस और ओवीपेरस, और ऐसा एरिस्टोटल साहब ने किया था। फिर एरिस्टोटल साहब को कंसीडर किया गया था फादर ऑफ जूलॉजी भी कंसीडर किया जाता है और फादर ऑफ एंशिएंट टेक्सोनॉमी भी कंसीडर किया जाता है। फिर हमने कार्लस लिनियस साहब के बारे में थोड़ी सी बात की थी। कार्लस लिनियस साहब ने एनिमल को अगेन फिर से क्लासिफाई किया और इस क्लासिफिकेशन की बात को इन्होंने अपने बुक जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी, इस सिस्टेमा नेचुरी में इन्होंने इस बातों को लिखा था और इन्होंने इन्होंने एनिमल किंगडम को 6 क्लासेस में रखा और इनको कंसीडर किया जाता है मॉडर्न फादर ऑफ एनिमल किंगडम। और इनके बारे में और भी बातें बताई गई थी कि कार्लस लिनियस साहब जो थे वो द्विनाम पद्धति, जिसको कहा जाता है बाइनामियल नॉमेनक्लेचर, उसके इन्होंने ही उसको दिया था। अब आगे अगर हम बात करते हैं कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो हमने पहला बेस देख लिया था आपने कि हमने पहला बेस पढ़ लिया है जिसका नाम है ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट में हमने देखा था कि कुछ एनिमल एक्वेटिक होते हैं, कुछ एनिमल टेरेस्ट्रियल होते हैं। एक्वेटिक एनिमलों को पहले हम एक्वेटिक की बात कर लेते हैं। तो एक्वेटिक एनिमलों को फ्रेश वाटर और मराइन वाटर दो भागों में बांट दिया गया था। लेकिन कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसे भी हैबिटेट होते हैं जो इनके अलावा भी होते हैं। जैसे हमने इसके बारे में फटाफट से देख लीजिएगा। फ्रेश वाटर में लेंटिक और लोटिक। लेंटिक जो होंगे स्टेगनेंट वाटर में पाए जाते हैं। स्टेगनेंट वाटर में पाए जाने वाले एनिमलों को लेंटिक कहते हैं। स्टेगनेंट वाटर का मतलब होगा स्टेगनेंट, यहाँ पे है ये वर्ड। स्टेगनेंट वाटर का मतलब होता है जहाँ पे पानी रुका हुआ होता है। और दूसरा होगा फ्लोटिंग वाटर, जो फ्लोटिंग यानी बहते हुए पानी में जो पाए जाते हैं उनको फ्लोटिंग वाटर के अंतर्गत कंसीडर करते हैं। ठीक। मैराइन वाटर की बात करते हैं। मैराइन वाटर में दो हैबिटेट्स होते हैं। एक आपका हैबिटेट होता है बेंथिक और एक हैबिटेट होता है पेलाजिक। ठीक है ना। बेंथिक वाटर को हम लोग बॉटम का वाटर बोलते हैं और उसमें पाए जाने वाले वहाँ पे जो एनिमल जो बॉटम में रीजन में पाए जाते हैं उसको हम बेंथिक एनिमल कहेंगे। और पेलाजिक जो सरफेस पे पाए जाते हैं। पेलाजिक एनिमल वो होंगे जो सरफेस पे पाए जाते हैं। ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है एक्वेटिक एनिमल से संबंधित, जिसको हम लोग देखिएगा क्या कह रहे हैं, जिसको हम लोग कह रहे हैं नेक्टॉन। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको नेक्टॉन क्या है? ऐसे एनिमल जो पैसिवली फ्लोट करते हैं। पैसिवली फ्लोट करने का मतलब ये कहा जा सकता है, ऐसे एनिमल जो पैसिवली फ्लोट करते हैं। पैसिवली फ्लोट करने का मतलब ये कहा जा सकता है कि जैसे पानी है, ये मान लीजिए वाटर बॉडीज है। ठीक है। वाटर के फ्लो के साथ, ये वाटर का फ्लो मान लीजिए आपका वाटर का फ्लो इधर का है, तो जो एनिमल होगा इनमें पाया जाने वाला वो एनिमल भी अपना फ्लो इधर की तरफ ही दिखा रहा है, पानी के साथ ही मूव कर रहा है। ये एनिमल है। ठीक है।
तो पानी के फ्लो के साथ मूव करता है, तो उसको हम पैसिवली फ्लोट एनिमल कहते हैं। ठीक, इनके पास कोई अपना लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है। देयर इज़ नो लोकोमोटरी ऑर्गन फॉर दिस। इन एनिमलों के पास कोई लोकोमोटरी ऑर्गन इनका खुद का नहीं होता है, तो उनको हम पैसिवली फ्लोट कहते हैं। दूसरा क्या है, प्लैंकटन। प्लैंकटन जो होते हैं ये छोटे साइज़ के होते हैं। प्लैंकटन जो हैं ये छोटे साइज़ के हैं। प्लैंकटन जो होंगे ये भी क्या होंगे, छोटे साइज़ के होंगे। और ये जैसे मान लेते हैं वाटर करंट है, वाटर का फ्लो इधर की तरफ हो रहा है, ठीक, और एनिमल छोटे साइज़ का है, वो भी एनिमल भी क्या कर रहा है, उसी के साथ इधर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो उसको हम प्लैंकटन के अंतर्गत कंसीडर करेंगे। और प्लैंकटन भी पैसिवली फ्लोट करता है, उसके पास भी कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है। ठीक, ये सारी बातें हमने पिछले क्लास में डिस्कस की थी। उसके बाद बात आता है टेरेस्ट्रियल एनिमल का। टेरेस्ट्रियल एनिमल जो होते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल वह जो ज़मीन पे पाए जाते हैं। हाँ, इसमें एक बात और छोटा हुआ है। देखिए, कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जो एक्वेटिक, जो फ्रेश वाटर और मराइन वाटर के बीच में पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर मराइन वाटर का मतलब ये है कि मान लीजिए ये रिवर है आपका और ये आपका है सी या ओशन कह लीजिए। इसके बीच का जो जगह आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो जगह है, ठीक है ना, ये इस वाले एरिया को हम लोग कहते हैं ब्रैकिस वाटर। यहाँ पे पाए जाने वाला जो वाटर होगा वो क्या होगा, ब्रैकिस वाटर होते हैं। और इस प्लेस को कहते हैं इस्चुरीन प्लेस। इस्चुरीन प्लेस कहते हैं। यहाँ पे अब ये देखिए ना, इसमें ये बात समझनी है कि यहाँ पे फ्रेश वाटर जो होगा, फ्रेश वाटर जो होगा, यहाँ पे सॉल्ट कंसंट्रेशन की अगर बात करते हैं फ्रेश वाटर में, ये फ्रेश वाटर रिवर है, फ्रेश वाटर में जो सॉल्ट कंसंट्रेशन होगा वो 0.5% होगा। मेराइन वाटर में सॉल्ट कंसंट्रेशन 3.5% होगा। और इस्चुरीन वाटर में सॉल्ट कंसंट्रेशन 1.5% होगा। 5 है, 1.5% होगा। तो कुल मिला जुला के ये कह रहा है कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फ्रेश वाटर में होते हैं, कुछ मराइन वाटर में होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो फ्रेश वाटर और मराइन वाटर का जो जंक्शन होता है, जिसको इस्चुरीन प्लेस बोलते हैं, ब्रैकिस वाटर होते हैं, वहाँ पे भी कुछ होते हैं। लेकिन एक चीज़ और जानिएगा, जो मराइन वाटर में या फ्रेश वाटर में फिशेस होते हैं, उनके कंपैरिजन में जो ब्रैकिस वाटर में मछलियाँ फिशेस या ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो रेगुलर माइग्रेटरी नेचर के होते हैं। आगे चलते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल की बात करते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल में देखिएगा, टेरेस्ट्रियल एनिमल को जब डिस्ट्रीब्यूट किया गया तो इसमें एनिमलों को कई ग्रुप में बांट दिया गया। पहला आपका था स्कैंसोरियल। स्कैंसोरियल एनिमल वो थे जो क्लाइंबर थे, और क्लाइंबर कहाँ थे, पेड़ों पे भी चढ़ने वाले होते, दीवालों पे भी चढ़ने वाले होते, दीवार पे चढ़ने वाले ये थे, ठीक है। उसके बाद कॉर्सोरियल, कॉर्सोरियल होगा, वो फास्ट रनर होते हैं। फासोरियल होगा, यफ है यहाँ पे कटा हुआ दिखाई दे रहा होगा, यफ है फासोरियल। फासोरियल जो होंगे वो बरोइंग एनिमल होंगे, बरों में पाए जाने वाले। एर्बोरियल की बात करेंगे, एर्बोरियल एनिमल होंगे प्रेजेंट नॉट ट्री, जो पेड़ों पे पाए जाते हैं। एरियल एनिमल को कहते हैं फ्लाइंग एनिमल, जो हवाओं में उड़ते हैं, उनको हम लोग वॉलेट भी बोलते हैं। इनके अंतर्गत बर्ड को कंसीडर किया जाता है। एक कुछ टर्म इसमें दिया गया है जिसका नाम है जैसे वास्पर्टीन। वास्पर्टीन जो होते हैं वो एक्टिव इन इवनिंग, वास्पर्टीन जो होंगे वो एक्टिव इन इवनिंग, ठीक है ना। एक होगा नॉकचर्नल, ये नॉकचर्नल, ये क्या होते हैं, ये एक्टिव इन नाइट। तो इस तरीके से कुछ बातें आ जाती हैं। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट हो गया, सॉरी, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट। ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट्स की बात करेंगे। देखिएगा, हैबिट के बेस पे एनिमलों को कैटेगराइज किया गया। एक होगा सॉलिटरी। सॉलिटरी का मतलब होता है, सॉलिटरी का मतलब होता है
फाउंड अलोन, जो सिंगल रहते हैं, अकेले अकेले रहना पसंद करते हैं। कॉलोनियल का मतलब होता है जो कॉलोनी में रहना पसंद करते हैं। उसके साथ ही साथ बड़ी बात है कि कॉलोनी में रहने के साथ साथ उनके पास सोशल बिहेवियर नाम की चीज़ें होती हैं। सोशल बिहेवियर का मतलब होता है लेबर डिवीजन, मतलब कार्य के हिसाब से जाति का बंटवारा। ठीक, खाना लाने के लिए अलग, रिप्रोडक्शन करने के लिए अलग वैरायटी, सुरक्षा करने के लिए अलग वैरायटी, ये सारी चीज़ें होती हैं। एक बात आती है ग्रेगेरियस एनिमल, ये भी कॉलोनी में रहते हैं ना, ये भी ग्रुप में रहते हैं, लेकिन इनके अंदर सोशल बिहेवियर नहीं होता है। सब अपना अपना काम करते हैं, सब काम करते हैं। सोशल बिहेवियर का मतलब ये नहीं कि एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, साथ नहीं रहेंगे, सब काम करते हैं। उसमें एलिफेंट एग्जाम्पल आता है। फ्री लिविंग एनिमल्स होते हैं कुछ। फ्री लिविंग एनिमल का मतलब जो इंडिपेंडेंट जीवन जीते हैं, किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहते हैं, अपना खाना बनाना, अपना घर बनाना, रहने के लिए सब कुछ अपना फ्री करते हैं। पैरासिटिक एनिमल वह होंगे जो दूसरे के ऊपर पैरासाइट्स होते हैं, होस्ट के ऊपर खाने के लिए, रहने के लिए, किसी न किसी कारण के लिए वो पैरासाइट्स होंगे। सैंग्विवरस होते हैं जो ब्लड सकिंग करते हैं। कैनेबल्स होते हैं जो अपने सेम स्पीसीज को खा जाते हैं। ठीक है, आगे कैप्रोफेगस होते हैं जो फीकल मैटर खाते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोर्टेलिटी। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ मोर्टेलिटी की बात की जाती है तो ऑन द बेसिस ऑफ मोर्टेलिटी एनिमल को देखा गया कि 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया जा रहा है। मोर्टेलिटी का मतलब होता है मूव करना। हाँ जी, मोर्टेलिटी का मतलब होता है मूव करना। मूव करने के हिसाब से हम एनिमलों को देखते हैं, 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया गया है। पहला है मोबाइल एनिमल, दूसरा है सेसाइल एनिमल। मोबाइल एनिमल वह एनिमल होगा, मोबाइल एनिमल देख लीजिए, मोबाइल एनिमल वह एनिमल होगा जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, चलता है, जाता है। ठीक है, मोबाइल एनिमल के अंतर्गत कंसीडर करते हैं। और सेसाइल एनिमल वह होता है, सेसाइल एनिमल वह होंगे जो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकते, उनको कंसीडर किया जाता है सेसाइल एनिमल। जो अपने सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हैं, ठीक, मूव लोकोमोट नहीं करते एक जगह से दूसरी जगह, उनको सेसाइल एनिमल कहेंगे। अब बात आती है ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। देखिएगा, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे एनिमलों को जो है, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे एनिमलों को देखिए, ये ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एनिमलों को कई ग्रुप में बांट दिया गया। पहला सेलुलर एनिमल, दूसरा टिश्यू ग्रेड, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है ये समझिएगा। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में एनिमल मल्टी सेलुलर रहेगा। एनिमल्स क्या होंगे? मल्टी सेलुलर होंगे। ठीक है, मल्टी सेलुलर होंगे। लेकिन हर सेल का काम क्या रहेगा? हर सेल अपना काम इंडिपेंडेंट करेगा, एक दूसरे से मिलता जुलता काम नहीं करेंगे वो। ठीक है ना, उनको सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। मल्टी सेलुलर होंगे लेकिन टिश्यू नहीं बना सकते। मल्टी सेलुलर होंगे लेकिन टिश्यू का निर्माण वो नहीं कर सकते या टिश्यू वो नहीं बनाते हैं। हर सेल इंडिपेंडेंट काम करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन याद रखिएगा, मल्टी सेलुलर होंगे लेकिन टिश्यू नहीं बना सकते। ये जो होते हैं पोरीफेरा में पाए जाते हैं। अब पोरीफेरा में आपने जानिए कि पोरीफेरा में आपको 3 तरह के सेल मिलते हैं जो उनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं इंडिपेंडेंटली। पहला होता है पिनेकोसाइड, दूसरा होता है कोइनोसाइट और तीसरा होता है अमीबॉयड सेल या अमीबोसाइड भी कह देते हैं इसको। ठीक है, हम पोरीफेरा पढ़ाएंगे तो इसके बारे में बड़े अच्छे से देखेंगे। और ये स्क्रीन शेयर से पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को, कारण ये है कि कंसेप्ट है, बेस है, इस पर बहुत ज़्यादा आप लोगों को क्या कह सकते हैं, उसको बोर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है। कंटेंट इसमें चाहिए, कंटेंट आपको बोर्ड पे इतना सारा कंटेंट लिख पाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने ऐसा किया कि आप स्क्रीनशॉट कर लें और इसको फिर पढ़ भी लें आसानी से। दूसरा है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन।
कोशिश करें आप लोग, क्योंकि देखिए पढ़ाई बड़ा ही ज़रूरी है, और अगर कोशिश करेंगे तो काम हो पाएगा। क्योंकि हम ये सोचते हैं ना कि क्वालिफाई करना, या पता नहीं होगा कि नहीं होगा, फार्म भर दिया, पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, वट ठीक, बहुत सारे कॉलेज हैं, कहीं से भी एमएससी कर लेंगे। लेकिन एक कोशिश करिए कि हम लोगों को ऐसा करना है कि एक बार लड़ना है, एक बार अच्छे यूनिवर्सिटी के लिए जो हम सपने देखते हैं उसको सपना पूरा करने के लिए एक बार उसके लिए प्रयास करना है, और वो प्रयास जम के होना चाहिए। तो आई होप कि आप लोग ऐसा करेंगे। आगे हम लोग चलते हैं टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि उनकी जो बॉडी होती है ना, वो क्या बनी होती है, कई सारे सेलों से मिलके बनी होती है, ठीक है ना। और ये सारे सेल क्या करते हैं, एक दूसरे से जुड़ के काम करते हैं। ये सारे सेल एक दूसरे से जुड़ के काम करते हैं, और जुड़ते हैं तो वो टिश्यू बना लेते हैं, ठीक है ना। और ऐसा ऑर्गेनाइजेशन पाया किस में जाता है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है सिलेंट्रेटा टिनोफोरा में। क्योंकि सिलेंट्रेटा जो होता है ना, उसमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, उसमें जॉइंट्स पाए जाते हैं, और हर जॉइंट्स का अलग अलग काम होता है, ठीक है। और इनकी बॉडी देखेंगे, इसमें कुछ एनिमल्स होते हैं, उन कुछ एनिमल की बात अगर हम कर लेते हैं तो इनमें जो बॉडी होती है, जो एक जनरल एनिमल की बात करते हैं सिलेंट्रेटा में, ओबिलिया कहते हैं, ठीक है। तो जैसे ये एनिमल आपको दिखाई देगा, तो ये हाइड्रोजोइट्स है। इसका काम क्या है, केवल खाना खा इसका काम है खाना खाना, खाना मतलब फूड का कलेक्शन करना, फूड पूरी बॉडी को सप्लाई करना। और ये दूसरा आपका है, इसको कहते हैं गोनोजोइड। इसका काम रिप्रोडक्शन करना है, खाना इसको नहीं खाना है, खाना इसको खिलाएगा कौन, यही खाना खिलाएगा, लेकिन काम इसका है रिप्रोडक्शन। इसका काम रिप्रोडक्शन नहीं है, इसकी प्रजाति को आगे बढ़ाने का काम इसका है, ठीक है ना। अब बात करते हैं ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पाया जाता है किसमें, प्लेटीहेल्मिन्थीज में। थोड़ा फास्ट चलिए, प्लेटीहेल्मिन्थीज में पाया जाता है, ठीक है ना। प्लेटीहेल्मिन्थीज यानी चपटे वार्म होते हैं, इनको फ्लैट वार्म इनके अंतर्गत कंसीडर किए जाते हैं। बात आती है ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एसके हेल्मिन्थीज टू एनालिडा। एसके हेल्मिन्थीज जिसमें आपके राउंड वार्म आते हैं, तो आ जाते हैं एसके हेल्मिन्थीज, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा, ये सब इसके अंतर्गत कंसिडराइज कर लिए जाते हैं। तो हम आगे चलते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल होगा तो उसको शेयर भी कर लीजिएगा आप लोग, और अगर कुछ और भी आपको पूछना होगा तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और कमेंट के साथ साथ कुछ चीज़ें हैं, जैसे नोट्स आपको चाहिए तो नोट्स टेलीग्राम चैनल पे ये लिंक दिया हुआ है, इसको एक बार आप देख लीजिएगा। अगर आपको लगेगा कि हमको नोट्स ले लेना चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे डीडीबी ट्यूटोरियल लाइफ साइंस के नाम से चैनल है, जिस पे ये वाला लोगो जो दिखाई दे रहा है अंदर वाटर मार्क में, ये लोगो लगा हुआ है उसके प्रोफाइल पिक पे। आप वहाँ से ये नोट्स जो आपको दिखाई दे रहा है वो ये नोट्स वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। और स्क्रीनशॉट भी चाहें तो कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक समझ में आए आप इस चीज़ को कर सकते हैं। दूसरा बात करते हैं कि हाँ, एक बात देखिए अभी छोटा हुआ है उसको देखिएगा। जैसे मान लीजिए बात आती है ना कि प्रोटोजोन्स जो होते हैं, प्रोटोजोन्स की बात करेंगे। प्रोटोजोआ आप लोग जानते होंगे। प्रोटोजोन्स में जैसे मान लीजिए अमीबा है, पैरामीशियम है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, लिस्मैनिया, बहुत सारे हैं। ये क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किससे मिलके बना होगा, ये तो एक ही सेल है। तो इनके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, इसके अंदर जैसे अमीबा मान लीजिए है ना, इसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, ये ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये याद रखिएगा, ये कई बार पूछा हुआ है, तो हम लोग सेलुलर ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लगा देते हैं। सेलुलर ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन नहीं लगेगा, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसमें लगेगा। आगे चलते हैं।
अगली बात करते हैं हम लोग सिस्टम के बेस पे ना। तो बेसिकली सिस्टम के बेस पे एनिमलों को, सिस्टम के बेस पे ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न ऑफ ऑर्गन सिस्टम, तो दो सिस्टमों को बेसिक मान के किया गया है। पहला है डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा है सर्कुलेटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में एनिमल को दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया गया है, एक इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वो होगा जिसमें सिंगल, उसके एलिमेंट्री कैनाल में सिंगल ओपनिंग होती है खाने और एक्सक्रीशन करने के लिए ना, कह सकते हैं ना, जैसे खाने के लिए और फीकल मैटर को बाहर निकालने के लिए, दोनों के लिए एक ही रास्ते होते हैं, खाना और निपटना दोनों एक ही जगह से होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और दूसरा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें क्या होते हैं, दो ओपनिंग पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें दो ओपनिंग पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिएगा दो ओपनिंग है, दो ओपनिंग पाए जाते हैं, खाने के लिए अलग होता है और क्या कहते हैं, निपटने के लिए अलग होता है, मतलब एक्सक्रीशन के लिए अलग होता है। अब बात आती है दूसरा कि जो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वाले होते हैं वो पोरीफेरा होता है, सिलेंट्रेटा होता है, और कंप्लीट वाले जो होते हैं उसकी जैसे बात आएगी ना, एनालिडा से लेके कार्डेटा तक होंगे। अब बात आती है कि और बीच वाले जो हो गए जैसे प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, तो ये पैरासाइट होते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, जैसे यहाँ पे आगे आने की बात आएगी ना कि प्लेटीहेल्मिन्थीज भी तो है, एस्केहेल्मिन्थीज भी तो है, तो ये पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है ना। इनके अंदर भी डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट ही पाया जाता है, ठीक। दूसरा होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप के होंगे, ओपन टाइप और क्लोज टाइप। ओपन टाइप में ब्लड का जो फ्लो है वो बॉडी के स्पेस में फ्लो करता है, और क्लोज टाइप में जो बॉडी का फ्लो है वो फ्लो करता है आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज में, आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज में फ्लो करता है, ठीक। तो आगे चलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी प्लेन, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी प्लेन, बॉडी प्लेन के बाद ऊपर देखा जाता है, तो बॉडी प्लेन के बेस पे सेल को तीन भागों में, यानी ऑर्गेनिज्म को तीन भागों में बांटा गया। पहला होता है सेल एग्रीगेटेड बॉडी प्लेन, दूसरा होता है ब्लाइंड सैग बॉडी प्लेन, ब्लाइंड सैग बॉडी प्लेन, और तीसरा होता है आपका ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लेन। सेल एग्रीगेटेड बॉडी प्लेन का मतलब होता है कि बॉडी जो है वो सेल से मिल मिल के बनी हुई है, ठीक है, बॉडी जो है वो सेल से मिल मिल के बनी हुई है, सेल के एग्रीगेशन से मिल के बनी हुई है, तो उनको सेल एग्रीगेटेड बॉडी प्लेन कहेंगे, ठीक है ना। और ये कौन है, ये है पोरीफेरा का। दूसरा होता है ब्लाइंड सैग बॉडी प्लेन। ब्लाइंड सैग बॉडी प्लेन का मतलब है कि उनके बॉडी में एक ही ओपनिंग होगी, जैसे ये बॉडी अगर मान लीजिए है तो बॉडी के अंदर एक ओपनिंग होगी, केवल सिंगल ओपनिंग होगी, दूसरी ओपनिंग नहीं होगी। तो अगर कहीं पे भी एक ही ओपनिंग होती है, एक जगह से जाओ उसी जगह से आना है, तो उस जगह को ब्लाइंड बोलते हैं और ब्लाइंड सैग कह सकते हैं, ब्लाइंड सैग ओपनिंग, ठीक है। माउथ और एनस, यही एक ही ओपनिंग जो है, जो सिंगल ओपनिंग है, यही माउथ की तरह भी एनस व्यवहार करता है और एनस की तरह भी व्यवहार करता है, ठीक है। तो इस कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं देखिएगा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थीज। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लेन, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लेन का कंसेप्ट क्या है देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये आपका बॉडी है और बॉडी में फिर एक ट्यूब बना है, ये आपका बॉडी का एक ट्यूब है, इसी ट्यूब के अंदर एक ट्यूब और पाया जाता है, इसी ट्यूब के अंदर एक ट्यूब आपका और पाया जाता है। अब ये ट्यूब क्या देखिए, जैसे हमारी बॉडी है तो हम लोगों की बॉडी में क्या है, एक एलिमेंट्री कैनाल है और एलिमेंट्री कैनाल के अंदर पूरा एक कैविटी पाई जा रही है। उस कैविटी के अंदर जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, इस कैविटी के अंदर एक एलिमेंट्री कैनाल वाली कैविटी भी आपको दिखाई दे रही है, ये अंदर देखिएगा, ये एलिमेंट्री कैनाल वाली कैविटी। तो एक तो बॉडी का ट्यूब हो गया, उसी ट्यूब के अंदर एक ट्यूब और पाया जाता है और इस ट्यूब को हम कहते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब ना, ट्यूब के अंदर ट्यूब पाया जाना, ठीक।
अब देखिएगा इसके बेस पे एनिमलों को जो है ना वो दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया गया। एक प्रोटियोस्टोमिक एनिमल होता है, एक ड्यूट्रोस्टोमिक एनिमल होता है ना। प्रोटो का मतलब होता है पहले, स्टोम का मतलब होता है माउथ। तो पहले माउथ जिसमें डेवलप्ड होता है और फिर उसके बाद एनस डेवलप होता है। फर्स्टली डेवलप माउथ, पहले क्या होगा, डेवलप होगा माउथ, फिर उसके बाद एनस डेवलप होगा ब्लास्टोपोर से, उसको हम लोग कहते हैं प्रोटोस्टोमिक एनिमल। और प्रोटोस्टोमिक एनिमल जो होता है एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का होता है। ठीक, ड्यूट्रोस्टोमिक एनिमल की बात करते हैं, क्योंकि इधर की तो इधर जो बातें आपको समझ में आ रही होंगी कि इधर भी तो माउथ एनस है, लेकिन इधर क्या है, माउथ तो है लेकिन एनस नहीं है। तो जिसमें एनस भी पाया जाएगा उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे माउथ पहले डेवलप होगा, एनस बाद में डेवलप होगा, तो उसको हम प्रोटियोस्टोमिक कहेंगे। और ड्यूट्रोस्टोमिक क्या होगा, एनस पहले डेवलप होगा, माउथ बाद में डेवलप होगा, उसको ड्यूट्रोस्टोमिक कहेंगे। ड्यूट्रोस्टोमिक का एग्जांपल होता है इकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा। तो मुख्य बात यह है कि जो पूछा हुआ सवाल है पिछले बारों में, वो ये पूछा हुआ है कि वह कौन सा इन्वर्टिब्रेट है जो ड्यूट्रोस्टोमिक होता है। तो इकाइनोडर्मेटा है जो ड्यूट्रोस्टोमिक होता है। ठीक है, तो ये यहाँ तक हम लोगों ने आज बातें कर ली। अगला है, अगले के बारे में बात, जो अगला सेशन है उसके बारे में हम बात कर लेंगे, कल बात करेंगे। तो थोड़ा सा कल संभवतः एनिमल डाइवर्सिटी हम कोशिश करेंगे कि एनिमल डाइवर्सिटी ख़त्म हो जाए। ठीक है, एनिमल डाइवर्सिटी का टेक्सोनॉमिकल स्टडी ख़त्म हो जाए। ठीक, तो अगर आपको थोड़ा प्रोग्राम भी हेल्पफुल हो रहा है तो वीडियो को थोड़ा देख लीजिएगा, शेयर कर सकते हैं तो करिएगा, और सब्सक्राइब करना होगा चैनल तो कर लीजिएगा। जिनको हेल्पफुल होगा वो अपने दोस्तों को भी देंगे, क्योंकि देखिए हमें माहौल क्रिएट करना है पढ़ने का। सारे लोग, ये एक हायर एजुकेशन के लिए एक नई पहल है जिसमें व्यक्ति एमएससी करे, अच्छे जगह से एमएससी करे, और एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा एजुकेशन को अच्छे स्तर पे ले जाने का काम करें। ठीक, पढ़ाई सब लोग करते हैं, बीएससी करते हैं, बीए करते हैं, बीकॉम करते हैं, फिर उसके बाद उनको समस्याएं आती हैं कि हम किधर जाएं। तो कुछ लोग नौकरी के लिए पढ़ते हैं, कुछ लोग पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, कुछ लोग नॉलेज के लिए पढ़ते हैं। ठीक, तो ज्ञान ऐसी चीज़ें हैं ना कि वो अगर आपके पास है तो आप हर चीज़ पालेंगे। ठीक, तो कोशिश करें। ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ सभी लोग ही यही बातें बोलते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन धन्यवाद। आगे क्लासेस कल हम, इसमें जो बची हुई वीडियोज़ हैं उनको कल हम आप लोगों को अपलोड कर देंगे। धन्यवाद।